प्राइम टाइम में राकेश सिन्हा हमारे साथ, प्रोफेसर विवेक कुमार हैं जेएनयू से, समाजशास्त्री पीएल पुनिया साहब हैं, आप अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, उदित राज जी हैं, सांसद हैं बीजेपी के। उदित राज जी, पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी ये महसूस होता है कि कई तरह के मिथक हैं, वो सारे मिथक का यहाँ निपटारा नहीं होगा तो उसमें नहीं जाएंगे, क्या आपको लगता है कि आरक्षण सही लोगों को नहीं पहुंचा, जरूरतमंदों को नहीं पहुंचा, जिनको मिलना चाहिए था उसमें एक खास तबके को पहुंचा और इसकी कोई समीक्षा की जानी चाहिए? इन तीन बातों का जवाब दे दीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का हथियार नहीं है, यह प्रतिनिधित्व का है। और जब संविधान सभा का में चर्चा हो रहा था, ये मुद्दा की जब चर्चा हो रही थी, तो जो आधार आरक्षण का दिया जाना था वो सामाजिक था, शैक्षणिकपन पर पिछड़ेपन के कारण था। वो एससी और एसटी को दिया गया। फिर दूसरा तरह का आरक्षण आया 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी के केस में, जिसमें आर्थिक आधार लगाया गया, एक नया पैरामीटर दिया गया। और जहां तक भैया जी जोशी जी का बयान है, वह एससी एसटी आरक्षण से कोई उस संदर्भ में है ही नहीं हो। एससी एसटी का आरक्षण बिल्कुल इस परिधि से बाहर निकाल दीजिए। अब आता है आर्थिक आधार पर। अब चूंकि जब संपन्नता की बात आती है तो क्रीमी लेयर आ जाता है। तो ये ओबीसी के आरक्षण के संबंध में उन्होंने अपना ये बयान दिया है, या जो बयान मैंने सुना है उसमें उनका यह कहना है कि जो आर्थिक आधार पर लोग मैंने बहुत आगे बढ़ गए हैं, संपन्न हैं। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, क्या आपको लगता है कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है? देखिए उदित राज जी, दो तीन तरह के बयान हैं आरएसएस के पिछले दिनों में कि समीक्षा होनी चाहिए, एक समिति बननी चाहिए, आरक्षण हमारा विषय नहीं है। ठीक है, संपन्न लोगों में साफ नहीं है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति में संपन्न लोगों की बात कर रहे हैं या ओबीसी के संपन्न की बात कर रहे हैं, ये उनके बयान में दोनों में कहीं साफ नहीं है। ठीक है, नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। लगातार भागवत जी ने कहा कि 100 वर्ष तक अगर आरक्षण दलित चाहते हैं तो ले, जब चाहे वो छोड़ दें। दूसरा बात, अभी जो भैया जी जोशी जी का भी बयान है वो एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित। क्या आपको लगता है कि ओबीसी आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ओबीसी आरक्षण की समस्या? ये देखिए, मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवक्ता इस समय नहीं हूं। वहां से अधिकृत नहीं किया गया हूं। पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत किया जाएगा वो बोलेगा। आप अपनी बात करते तो बहुत अच्छा है, फिर भी मैं आपका जवाब दे रहा हूं। क्या ओबीसी आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए? एक्टिविस्ट मैं जिसको लेकर नहीं, इसमें जो कल जो उन्होंने बात कही भैया जी जोशी जी ने, वह ओबीसी के आरक्षण की समीक्षा की बात उसमें भी नहीं है। उसमें एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि जो संपन्न लोग हैं। क्या हो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप इतना खरा बोलने वाले, खरी बात करने वाले नेता। नहीं, आप इतने लड़खड़ाइएगा तो मुझे बहुत दुख अभी बोल रहा हूँ जो जिन नहीं, बहुत दुख हो रहा है। मैं उदित राज को लड़खड़ा, मैं आपके साथ जितने कार्यक्रम किए हैं और धारा प्रवाह आप अपना स्टैंड रखते हैं। देखे, मैंने अपने दिल की बात कह दी, आप सहमत हो या ना हो, लेकिन मुझे लगा जिनकी भागीदारी नौकरियों में, जमीन में, जायदाद में, निजी क्षेत्र में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, कैपिटल मार्केट में, मैं एक सिंपल बात बता दूं। देखिए, हम फिर भटक जाएंगे। देखिए, फिर उनको आरक्षण कब लागू हुआ, क्यों हुआ, देश को पता है। नहीं होने वाला है। आपको लगता है उस संदर्भ में कहीं होगी? आपको लगता है? से आप पूछ लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि उदित राज एक सांसद से पहले सामाजिक चिंतक भी रहे हैं और इसी सामाजिक चिंतक में आपके पब्लिक में बोलने की भूमिका ने आपको नेता बनाया। हाँ, तो उसी भूमिका से बोलिए ना, जिसकी वजह से आप पब्लिक में नेता बने हैं, वो उसकी भी भूमिका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उदित राज को यह लगता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? आप निराश मत कीजिए। समीक्षा होनी चाहिए। फिर पहले क्या आपको लगता है जाति व्यवस्था की समीक्षा हो जाए? हाँ, देखिए, ऐसा जाति व्यवस्था की पहले समीक्षा हो जाए, फिर आरक्षण की। कई बार लगता है कि कुछ लोगों को सांसद नहीं बनना चाहिए, पर ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप सांसद के रूप में और भी अच्छा काम करते हो।
लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आप आक्रामक रहे उनमें फंसते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तब लगता है कि आप इसी साइड में रहते, विवेक जी वाले साइड में तो ज्यादा बेहतर होता। कल भी साफ रहूंगा, अतीत भी साफ है। ठीक है, मैं कहीं ऐसी बात नहीं जहां अब समय भटक जाएगा मेरा। अधिकारों की हनन की बात आती है, मैं ठीक है, बरदाश्त नहीं पर ठीक है, पर आप लोगों को मिल गया होगा आपसे जवाब। पुनिया साहब मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से हम आरएसएस से पूछ रहे हैं, 29 अगस्त 2012, 29 अगस्त 1990 में आप जिस पार्टी के सांसद भी हैं, उसने कार्य समिति में यह प्रस्ताव पास किया था कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए उसने। और जनार्दन द्विवेदी ने जब फरवरी 2014 में यह बात कही थी कि राहुल गांधी को आरक्षण समाप्त कर देनी चाहिए थी, तो बहुत लोगों ने उनको साइडलाइन कर दिया। अभी पता नहीं साइडलाइन है या लाइन पर है, मुझे ये मौजूदा स्थिति नहीं पता है, लेकिन तब मैंने प्राइम टाइम किया था। तो आरएसएस के लोग भी इधर उधर से कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? क्या सचमुच आप लोगों को लगता है कि ओबीसी आरक्षण की या पूरे आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है इस वक्त? देखिए रवीश जी, जो कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं है जो आपने कहा। जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा होगा, अपने व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत विचार रखे होंगे। 1990 कोई पुराना आदमी चेक कर लेकिन वो नहीं है। हाँ। हमारा 2014 का मैनिफेस्टो देखें। हाँ। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और ओबीसी का जो दिया हुआ आरक्षण, उसको बरकरार रखते हुए अन्य अगर कोई व्यवस्था होती है तो उसके ऊपर हम विचार करने के लिए ओपन है, ये लिखा। और जहां तक आरएसएस का कहना है कि पहले सरसंघ चालक जी कह चुके हैं कि अगर जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार हुए हैं सदियों से, अगले 100 साल तक भी आरक्षण दे दिया जाए वो भी कम है। और उसमें उसके बाद जब वो समीक्षा की भी बात करते हैं, समीक्षा का प्राविधान केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन में दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है कि 10 साल तक रहेगा। और 10 साल के बाद समीक्षा की गई और समीक्षा करने के बाद ये पाया गया कि जातिगत व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो समाज को नीचे धकेल रही है वो अभी भी कायम है। तो समीक्षा करके और 10 साल के लिए बढ़ाया, इस तरह से बढ़ता गया है। तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्पष्ट किया गया है वो वास्तव में स्पष्ट नहीं है। आरएसएस तो अरुण जेटली नहीं, सरकार के लिए, अरुण जेटली ने साफ साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली, सरकार के स्तर पे उन्होंने कहा। जब उन्होंने इतना कहा है तो उसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। आप उनकी आलोचना कीजिए, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं उसको फेस वैल्यू पे इसलिए भी ले रहा हूं कि पहले भी समीक्षा की बात की, पहले भी सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, इससे कोई खिलवाड़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आरएसएस की तरफ से कहा, उसके बाद भी कहा जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार अगर उसको रिपीट किया जा रहा है तो उसमें कुछ न कुछ बात है। और आरएसएस तो अक्सर कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार का रिमोट कंट्रोल है, राकेश सिन्हा जी को बेवजह चार्ज भले इसी पर रहते हैं। भले ही वो कह दें, भले ही वो कह दें कि ये हमारा विषय नहीं है, ठीक है, और विषय नहीं है तो फिर ये क्यों चर्चा हो रही है इस तरह की? ठीक है, तो वो हम कर रहे हैं इसलिए चर्चा हो रही है, हम नहीं करते तो चर्चा नहीं होती। पर ठीक है, पर विवेक और राकेश, अब मैं आप लोगों के पास आना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि 10 साल वाला रिजर्वेशन की समीक्षा, पर वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, मतलब एमपी और एमपी में रिप्रेजेंटेशन की बात है कि उसकी समीक्षा की बात है। नौकरियों के आरक्षण को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से कई बार मिला दिया जाता है। खैर, उसको मैं छोड़ देता हूं। क्या आपको डाउट होता है कि आरएसएस सीरियसली कुछ सोच रहा है? मैंने 2 तरह के बयान हैं इसमें कि समिति बनाने चाहिए। एक बयान ये भी है कि हमारा कोई विषय नहीं है, एक बयान ये भी है कि जब वो कहते हैं कि संपन्न लोगों को मिल रहा है, जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है। क्या ये वाकई में आपको लगता है कि जानने की जरूरत है या नहीं है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी ये कहा है कि आप इसकी समीक्षा न कीजिए। तीन तरह के आरक्षण हैं, सब जानते हैं। एक है शिक्षा में, एक है राजनीति में, एक है नौकरियों में। अब पुनिया जी ने बता दिया कि राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा होती है हर 10 वर्ष बाद, वो बढ़ा दिया जाता है धारा 330 और 332 के तहत। 335 के तहत जो नौकरियां हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेबर कमीशन का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेबर कमीशन, इंडियन लेबर कमीशन रिपोर्ट के अनुसार 1,98,00,000 जॉब्स हैं उसके अंदर। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अच्छा। और उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर मिलाकर। ठीक है।
दलितों का SC ST मिला लें तो लगभग 45 लाख जॉब्स आती हैं। आज 60 वर्ष हो गए, 65 वर्ष, आप देखेंगे कि केवल 35 लाख जॉब्स भरी गई हैं। 10 लाख जॉब जो नहीं भरी गई वो खत्म कर दी गई। जो कुल जनसंख्या का हिस्सा है वो करीब 25 करोड़ के आसपास हो गया, SC ST मिला लें। ठीक है। तो 25 करोड़ की आबादी के लिए 45 लाख जॉब होती हैं और 35 लाख भरी जाती हैं। इसमें समीक्षा क्या करनी है? इसका मतलब यह हुआ कि जो संविधान लागू हुआ अगर 1950 में और 2016 यानी कि 66 वर्षों में अगर हम गणना कर रहे हैं तो उसमें आपने कितने जॉब सृजित किए? इसको कौन रोक रहा है? आप कर लीजिए, कितने जॉब सृजित किए, कितने जॉब भरे गए, कितने जॉब खाली हैं, अगर खाली है तो क्यों खाली है, और अगर भरे गए हैं तो क्यों भरे गए। तो क्या OBC आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए? जो उदित राज जी जवाब नहीं दे पाए, मैं उनकी राजनीतिक समझता हूं कि कोई भी आप भी रहेंगे तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या आप वो जवाब दे सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो आरक्षण दिया जाना था, एक सेकंड सर, हाँ, वो आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था। अब बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना 1950 में। जिस संस्था का बयान है, अच्छा उदित राज जी पहले इनका सुन लेते हैं, फिर आते हैं बारी बारी से। हाँ, बैकवर्ड क्लासेस को 1950 में जो है चिन्हित किया जाना था। ठीक है, हाँ। लेकिन वो चिन्हित कब किया गया? और चिन्हित करते करते आपने 45 वर्ष लगा दिए। 1995 में आपने शुरू किया। अब 45 वर्षों में अगर उनकी आर्थिक हालत सही हो गई है तो उनको आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं? ये जो आरक्षण का विषय था वो था सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन। ठीक है। तो आर्थिक अगर कारण आप बार बार लगाएंगे जो आज लगाया जा रहा है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। ठीक है। आर्थिक आधार पर आप किसी को ना आरक्षण दे सकते हैं और ना आरक्षण उससे छीन सकते हैं। ठीक है। ये बात जो है चिन्हित कर लेनी चाहिए। राकेश, मुझे जो पुराना बयान देख रहा था जो शुरू में मैंने बताया, कई बार समझ में नहीं आता कि संघ चाहता क्या संघ ये चाहता है कि आरक्षण पर नए सिरे से बहस हो, क्या कुछ नई बात कहना चाहता है? आप एक बार कहते हैं कि समिति बना दीजिए जिसमें देश हित वाले होंगे वही तय कर लेंगे। ये देश हित वाले कौन है समझ में नहीं आता है। उस बयान का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। 5 जन का छपा, एक बार कहते हैं आरक्षण हमारा विषय नहीं है, एक बार इतना सारा लंबा सारा इंटरव्यू देते हैं कि संपन्न लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्या आरक्षण जरूरतमंदों को पहुंच रहा है? क्रीमी लेयर पे कह रहे हैं कि चर्चा करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप वही बात कह रहे हैं जिसकी आशंका विवेक को है या जिसकी आशंका PL पुनिया को है। देखिए, किसी को कोई आशंका होती है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। मैं इस पे आपत्ति नहीं करता हूँ। आज मोहन भागवत जी ने कुछ कहा और RSS ने प्रस्ताव पारित किया है, इसीलिए विवेक जी कुछ बातें कह रहे हैं और उसमें कुछ एडिशन हो रहा है और हम डिबेट कर रहे हैं। मैं RSS क्या कहना चाहता मैं उसको बता देना चाहता हूँ। देखिए, RSS की राय कंसिस्टेंट है। उस कंसिस्टेंट राय में एक अनफोल्डमेंट हुआ है। वो अनफोल्डमेंट क्या है कि RSS ने साफ तौर पे कहा है कि आरक्षण सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये आर्थिक प्रश्न नहीं है। पहले RSS ऐसा नहीं मानता। नहीं, पहले भी मानता था, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया वो मैं बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ प्रश्न। पर ये शब्द तो आरक्षण के साथ, जब से आरक्षण है तब से उसके पहले से इससे जुड़ा हुआ है। संगठन की बात मैं क्लियर कर दूं, चूंकि RSS का इंटरप्रिटेशन इतनी तरह से लोग कर देते हैं। इसका मतलब आप वही मैं पूछ रहा हूँ कि पहले सामाजिक न्याय से नहीं जुड़ता था। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पहले सुन लिया जाए, पहले सारा। अच्छा, ठीक है। कहा आरक्षण सामाजिक न्याय से प्रश्न है, ये गरीबी उन्मूलन का विषय नहीं। हाँ, ठीक है। संघ इसलिए ऐसा मानता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये कैटेगरी सिर्फ गरीब कैटेगरी नहीं है। सैकड़ों वर्षों या आप हजारों वर्ष कह दें, ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी तरह से एक व्यवस्था के विक्टिम रहे और उनको डिग्निटी देने के लिए आज भी रसोई घर जाना और बहुत से मंदिरों में प्रवेश आज भी यदि निषिद्ध है तो इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। एक दूसरा, जो संघ की जो नियत है, जो उसके वास्तव में उसका इंटेंशन है कि क्या कारण है कि 60 साल के आरक्षण के बावजूद भी एक पक्ष तो विवेक जी ने जो बहुत वाजिब बताया कि सरकारी नौकरियां ही कम हैं और उस कम नौकरियों में भी आरक्षण इतना है, उसमें भी फुलफिल नहीं हो रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 40% ऊंचे पोस्ट खाली रह गए 14-15 में। तो सवाल उठता है कि क्या कारण है कि 60 वर्षों तक रिजर्वेशन के बावजूद भी, जिसके लिए पुनिया साहब ज्यादा जिम्मेदार हैं। आप 60 साल कहते हैं, आप मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से कोई आंकड़ा दे सकते हैं कि वहां पर आरक्षण की सारी सीटें भरी जाती हैं? मैं तो, क्योंकि आप वहां पर 10 से 15 साल से आप सरकार में। रवीश जी, मैं इसे बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी
नहीं तो चूंकि आपने पूनिया जी का इशारा कर दिया। ओह, मैं है ना? बीजेपी तो मैं एक पॉलिमिकल कभी कभी कर देते हैं, हाँ, वो भी वो करते हैं तो चलिए। मैं भी कर देता हाँ, हूं। ठीक है। हमारा हाँ। कोई इंटेंशन को दुखी करना नहीं, है। अब आप लोगों को उन 3 सरकारों का आंकड़ा निकाल के वो देना तो चाहिए हम- ताकि वो तो बैलेंस हो, उनको वो और तो थोड़ा हमारी घेरा जा सके। समीक्षा हो जाए ना हाँ, उसकी। ताकि उनको और घेरा जा सके। मैं ठीक है, राइट। मैं एक बात कह दूं कि देखिए क्या कारण है कि आरक्षण के होते हुए भी अनुसूचित जाति जनजाति का एक लार्जर पार्ट आरक्षण की सुविधा तक पहुंचने की स्थिति में भी नहीं है। और नहीं होने के कारण जो जिसको आप क्रीमी लेयर कह देते हैं, यदि उस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के क्रीमी लेयर को यदि हटा दें तो ऊंचा पोस्ट तो 50 साल तक नहीं भरा जा सकता है। तो वह क्रीमी लेयर, आपको लगता है कि उस पोस्ट पे शेड्यूल ट्राइब्स का मैं क्रीमी लेयर आ रहा है? लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं सर, इस देश में नोट किया जाए किसी टेलीविजन में कोई शेड्यूल ट्राइब्स का ना तो एंकर होता है ना प्रवक्ता होता है, ठीक है ना? आप लोग नहीं हो सकते। 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं 2 मिनट दे दीजिए। आप 2 मिनट ले लीजिए, फिर आप विवेक जी बोलेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद की राय नहीं लेंगे तो फिर क्या? तो कहना यह है कि उनको एम्पावर, संघ जब रिव्यू की बात करता है तो इसका मतलब नहीं कि परसेंटेज कम कर दो, अधिक कर दो, किसी को हटा दो। रिव्यू का मतलब यह होता है कि हम यह विचार करें कि वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहुंचाने के लिए सामाजिक आर्थिक मजबूती करना, इंपावरमेंट करना। यदि दलित बच्चों को क्लास 1 से यदि इंपावर करें तो शायद कल विवेक जी को वही बच्चे कहेंगे विवेक जी आप आरक्षण की सुविधा छोड़ दीजिए, हम तैयार हैं। आज वो कहने वाला नहीं है, इसलिए विवेक जी आरक्षण लेते रहेंगे। पहली बात ये इंपावरमेंट की बात संग रहा है। संघ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण पर कहीं पर भी प्रहार नहीं कर रहा। एक जहां तक ओबीसी की बात है, जो सरकार संविधान के तहत ओबीसी जिसको स्वीकार किया गया, शेड्यूल कमीशन ने कहा है हम चाहते हैं रिव्यू यह हो जो लोग आज प्रिविलेज्ड कास्ट जो जातियां धारणा हो सकता है उस पर रिव्यू के में वो जातियां आज पिछड़ा, ये नहीं कह संघ कोई अंतिम निर्णय नहीं दे रहा है, लेकिन जो हम पिछले 1 दशक से देख रहे हैं कि होड़ लगी हुई है कि जातियां क्लेम करें कि हम पिछड़े हैं, हम तुमसे अधिक पिछड़े हैं। और 31 से पहले जातियों में होड़ थी यह कहने कि हम अग्रे हैं। अब ये होड़ है कि हम पिछड़े हैं। तो ये पिछड़ेपन की होड़ को समाप्त की जाए, इसलिए संघ ने एक नैतिक अपील की है। नैतिक अपील है, इसको मैं संघ वही तो मैं कहता हूं टिकना चाहिए ना। फिर नैतिक अपील में एक बात कहनी चाहिए। नैतिक अपील की है कि जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं चाहिए, जो प्रिविलेज्ड कास्ट हैं, जो एम्पावर्ड कास्ट हैं, जो संपन्न कास्ट हैं, वो आरक्षण की सुविधा की मांग ना करें।